नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। जेआरएफ विजन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज अपने यूजीसी नेट जेआरएफ क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। क्या योग्यता है, कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, इसके बारे में एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है या फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में आज अपने पूरी डिटेल से जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं। अपने क्या है क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन के बारे में एज लिमिट, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये यूजीसी नेट क्या है और इसके बारे में अपने जानकारी प्राप्त करेंगे। यूजीसी नेट, नेट के जो पेपर होते हैं वो यूजीसी नेट करवाती है और प्रत्येक साल में 2 बार ये पेपर होते हैं। कब कब होते हैं ये मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। एक तो जून सत्र में और एक दिसंबर में। एक वर्ष में 2 बार पेपर होते हैं, एक जून में और एक दिसंबर में। 2 टर्म में पेपर होंगे। लेता कौन है? यूजीसी नेट एनटीए। कौन आयोजित करवाता है? एनटीए। ठीक है। अब एनटीए ने पिछले 1 वर्ष से पहले इसमें 3 टाइप की कैटेगरी कर दी है। पहले 2 कैटेगरी थी, नेट और जेआरएफ, और अभी इसमें तीसरी जो कैटेगरी है वो है पीएचडी एडमिशन। कौन सी है? पीएचडी एडमिशन। तो ये सबसे निम्नतम जो कैटेगरी है वो है पीएचडी एडमिशन। ठीक है ना। इसमें आपको क्या मिलेगा? अगर आपके कॉलेज के अंदर जेआरएफ वाले, नेट वाले, ये दोनों तरह के कैंडिडेट नहीं आते हैं या फिर नेट के आते हैं और उसमें भी कम कैंडिडेट आते हैं, तो आपको इस कैटेगरी में एडमिशन मिलता है। इसमें किसी भी प्रकार की आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, या आप स्वयं के खर्चे पर करेंगे। दूसरी कैटेगरी है वो है नेट। कौन सी है? नेट असिस्टेंट प्रोफेसर। यानी अगर आपने नेट का क्राइटेरिया पार कर लिया है तो आपको लाइफ टाइम के लिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो आप किसी भी राज्य में, ऑल इंडिया में कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल होंगे। ठीक है ना। इसमें आप, इसके साथ में भी ये कैटेगरी आ जाती है। अगर आप नेट कर लेते हैं तो इसके साथ में पीएचडी ऑलरेडी इंक्लूड है। और थर्ड कैटेगरी है जिसके लिए हम सभी, आप सभी प्रयास कर रहे हैं। मेरा तो इस बार हो गया है, लेकिन अगला विजन आपका क्या है? जेआरएफ। ठीक है ना। तो जेआरएफ क्या है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप स्कॉलरशिप ड्यूरिंग पीएचडी। यानी आप सभी इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये आप पार करने के बाद में जेआरएफ में ये तीनों कैटेगरी आपके एक साथ क्वालिफाई हो जाती है। और इसमें क्या क्या फायदे, इसके अपने आगे बात करेंगे। ठीक है ना। तो यूजीसी नेट कितने में कैटेगरी में पेपर करवाती? 3। एक ही पेपर होता है, तीनों एक साथ में हो जाते हैं। अगला है क्वालिफिकेशन क्या है, अपने पास में योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एमए पास्ट एज वेल एज अपेयरिंग विथ 55% मार्क। यानी आपके एमए यानी मास्टर्स में आप जिस भी विषय में मास्टर्स कर रहे हैं, एमए प्रथम वर्ष में है या फिर एमए द्वितीय वर्ष में है, या फिर आपके सेमेस्टर प्रणाली है, सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो आप वो एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। हालांकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, ये फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर वाले एलिजिबल नहीं है। इस बार के नोटिफिकेशन में सीधा लिखा है कि आप अगर फाइनल ईयर में हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और उसके भी कितने परसेंट होने चाहिए? 55%। यानी ये यूआर कैटेगरी के लिए है, अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस। और किसके लिए है? ईडब्ल्यूएस के लिए ये रहेगा। यानी आपके एमए में 55% बने होने चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है, 50% इन एमए फॉर ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड थर्ड जेंडर कैटेगरी। यानी बाकी जितनी भी कैटेगरी बचती है, और वुमेन्स भी, वो उसके लिए कितने चाहिए? 50%। कितने चाहिए एमए में? 50% आपको मार्क चाहिए। ये आपके एमए में होना चाहिए। अगर आप अपेयर है तो आप अपेयरिंग लिख सकते हैं कि मैं एमए फाइनल ईयर में और 50% से ज्यादा मेरे बन जाएंगे, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। आगे क्या? द कैंडिडेट्स हैविंग पास्ड ए 4 ईयर 8 सेमेस्टर
बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम शुड हैव ए मिनिमम ऑफ 75% मार्क्स। यानी जो अभी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 4 वर्षीय या तो बीए बीएड में है या फिर जो सेमेस्टर प्रणाली है जिसमें एक ही साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, सेम 4 ईयर वाला ही है, उसमें अगर आप हैं तो आपके फाइनल ईयर में कितने होने चाहिए? 75% मार्क होने चाहिए, तो ही आप एलिजिबल है। अगर इसके कम है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। समझ गए ना? ये तो होगी बात अपने क्वालिफिकेशन की, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ, ये हिंदी में लिखा हुआ। आगे अपने देखते हैं एज लिमिट क्या है। एज लिमिट क्या है? तो जेआरएफ के लिए 30 ईयर जनरल एंड 5 ईयर रिलैक्सेशन फॉर ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर कैटेगरी एंड टू वुमेन एप्लीकेंट्स। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, यूआर या फिर ईडब्ल्यूएस, इस कैटेगरी से है तो आप 30 वर्ष तक जेआरएफ ले सकते हैं। 13 ईयर तक आप क्या ले सकते हैं? जेआरएफ का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप 31वें वर्ष में बढ़ गए हैं तो आपको जेआरएफ का फायदा नहीं मिलेगा। फिर आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ नेट के लिए। अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस के अलावा कैटेगरी के हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी ओबीसी आपने 30 वर्ष से पार कर लिया है तो आप कितने वर्ष तक दे सकते हैं? 35 ईयर्स तक। 35 ईयर्स तक आप ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर एंड वुमेन्स जितने भी है वो 35 वर्ष तक आप क्या दे सकते हैं? जेआरएफ के लिए एलिजिबल है। अगर उससे कम है तो फिर आपके फॉर्म में ऑप्शन खुल जाएगा एज लिखते ही कि आप नेट के लिए, जेआरएफ के लिए आप क्वालिफाइड नहीं कर सकते। ये हो गई। उसके बाद नो एज लिमिट फॉर नेट। नेट आप कितने भी एज तक दे सकते हैं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप 30, 35, 40, 60 तक दे सकते हैं। आप लाइफ टाइम जब देना चाहे आप नेट दे सकते हैं। नेट का ऐसा कोई बाध्यता नहीं है और ना ही ऐसा कोई अटेम्प्ट का है। आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। अभी तक जो नोटिफिकेशन आया उसमें अभी तक कोई क्लियर नहीं किया गया कि जैसे यूपीएससी में होता है उस टाइप में कोई अभी अपने अटेम्प्ट वाला नहीं है कि आप 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं जनरल कैटेगरी के है तो, या फिर ईडब्ल्यूएस के है तो, या फिर ओबीसी के है तो। लाइफ टाइम आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं नेट के लिए। नो एज लिमिट फॉर पीएचडी, और पीएचडी के लिए भी कोई एज लिमिट नहीं है। अगला है डिफरेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ नेट एंड जेआरएफ। नेट एंड जेआरएफ में क्या क्या अंतर है? अगर आप जेआरएफ कर लेते हैं तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप हर महीने आपको 45,000 प्लस पेमेंट मिलता है। 45K से लेकर 50K तक, और कुछ यूनिवर्सिटी में 40,000 भी है। अगर आप कर लेते हैं इसके बाद में जेआरएफ आपके 3 वर्ष तक वैलिड रहता है। यानी आपके रिजल्ट आ गया, सर्टिफिकेट 1 महीने उसके बाद में जारी हो जाता है। अगर उसमें आपके जेआरएफ कैटेगरी है तो 3 साल तक अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अपेयर हो जाते हैं तो आपको ये फेलोशिप मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपने जेआरएफ कर लिया और आपको घर बैठे ऐसे मिल जाएंगे, नहीं, आपको पीएचडी में एडमिशन लेना ही पड़ेगा। वो भी कितने साल तक? 3 साल तक। आप कोई भी टॉप की यूनिवर्सिटी में जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर वहां का एंट्रेंस एग्जाम है तो वो फाइट करके, या फिर कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी वगैरह है वहां से। तो ये आपको 40 से 45 या फिर 50,000 तक आपको ये आपको रिसर्च के लिए आपको पेमेंट मिलेगा। दूसरा जो नेट योग्यता है, केवल सहायक प्रोफेसर रिक्ति जीवन काल के लिए पात्र है। अगर आप नेट किया तो आपको इसमें फेलोशिप नहीं मिलेगी, वो आपके लाइफ टाइम के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर आप कोई भी राज्य में है वो आप दे सकते हैं। ठीक है ना? ये नेट के आपके पात्रता एक तरह से क्वालिफाइड है। उसके आगे जो भी अन्य छात्रवृत्तियां भी जैसे एनएफओबीसी, एनएफएससी, एनएफपीडब्ल्यूडी, अगर आप जेआरएफ से 1, 2 या 3 मार्क तक रह जाते हैं, यानी इतने नंबर से आप रह जाते हैं, तो आपको नेशनल फेलोशिप ओबीसी, नेशनल फेलोशिप एससी और नेशनल फेलोशिप पीडब्ल्यूडी आपको
प्रोवाइड की जाती, वो यूजीसी नहीं देती, कोई अलग डिपार्टमेंट होता है जो छात्रवृत्ति वाला, वो आपको प्रोवाइड करवाता है। और पीएचडी एडमिशन के लिए आपका नेट का स्कोर आवश्यक है। अगर आप नेट में कितने परसेंटाइल या फिर कितने परसेंटेज में आपने स्कोर किया है, वो आपको पीएचडी एडमिशन जब आप होंगे 3rd कैटेगरी, उसके लिए है। आगे है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न किस प्रकार का है, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं एग्जाम होगा क्या, ऑनलाइन। कैसा होगा, ऑनलाइन मोड पर, ऑफलाइन मोड पर अभी तक तो एनटीए नहीं करवाए, एक बार जो करवाए उस पर लीक के आरोप लगे, उसके बाद अभी ऑनलाइन ही करवा रहे। उसमें पेपर कितने हैं, 2, फर्स्ट एंड सेकंड। ये आपका जो सेकंड है वो किसका है, सब्जेक्ट का। किसका रहेगा, सब्जेक्ट का। और जो फर्स्ट पेपर है वो कंपलसरी है सभी के लिए, मतलब जो भी आर्ट्स स्ट्रीम से, मतलब साइंस को छोड़कर जितने भी स्ट्रीम हैं उस सभी में पहला पेपर क्या है, कंपलसरी। एक ही सिलेबस है, सेम क्वेश्चन आते हैं। तो पहले पेपर में 100 नंबर का है, 50 क्वेश्चन है, यानी पर क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2। पर क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2। तो आपके 3 घंटे का है पेपर। कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का। दोनों ही पेपर एक ही डिस्प्ले पर खुलेंगे। पहले आपको 1 से 50 तक जो क्वेश्चन है वो किसके मिलेंगे, फर्स्ट पेपर के। किसके मिलेंगे, फर्स्ट पेपर के। और जो सेकंड है वो 51 से लेकर आपके 150 तक। ये 100 क्वेश्चन किसके हो गए, सेकंड पेपर, यानी सब्जेक्ट के, जिस सब्जेक्ट से आप इसमें जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करना चाह रहे हैं। ठीक है ना। ये तो अपने हो गई एग्जाम पैटर्न की बात। इस पर एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, पहले पेपर का बहुत अलग तरीके से एनालाइज करके किस प्रकार के शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं, मेरे किस प्रकार के शॉर्ट नोट्स थे कि मैंने जेआरएफ कर लिया है। और सब्जेक्ट में हिस्ट्री के लिए मैं लेके आऊंगा भाई, मेरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के लिए मैं शॉर्ट नोट्स किस प्रकार बनाए जाते हैं, उसका सिलेबस क्या है, अलग से उसके लिए अपने एनालाइज करेंगे। और लास्ट में अपने हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, तो एक अवार्ड फॉर जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी आप अगर जेआरएफ कर लेते हैं तो सभी तरीके की आपको फैसिलिटी मिलती है। उसमें आपके नेट भी हो जाता है, पीएचडी आप लेते हैं एडमिशन तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको मिलती है, और हर महीने आपको 45K से 50K तक आपको रिसर्च के लिए पेमेंट गवर्नमेंट ये देती है। अगर आप जेआरएफ करते हैं तो यस, आपको इस कैटेगरी के लिए क्वालिफाइड है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी है और पीएचडी के लिए भी है। अगर आप कैटेगरी सेकंड है, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ नेट करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, जेआरएफ आपको यहाँ नहीं मिलेगी, आपको पेमेंट यहाँ पर नहीं मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर आपके लाइफ टाइम हो जाएगा और पीएचडी भी इसके साथ में हो जाएगा। अगर आप 3rd कैटेगरी अभी जो लागू की है, इसमें अगर आपके लिखा आ रहा है कि रिजल्ट में ओनली फॉर पीएचडी, तो आप नहीं तो रिसर्च के लिए, नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ओनली फॉर 3rd कैटेगरी, जो अपने खर्चे पर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर, वो भी कितने साल के लिए, 1 साल के लिए वैलिड है। 1 साल तक आपने पेपर ये एडमिशन नहीं दिया तो अगले साल फिर आपको पेपर देना पड़ेगा, इसमें से कोई आपको एक कैटेगरी क्वालिफाइड करनी पड़ेगी। इसमें अब लेते कैसे हैं, तो वो आपको बता देते हैं कि भाई कितने % को लेते हैं। जितने भी आपके रजिस्टर्ड नहीं अपीयर होते हैं, आपके रिजल्ट में लिखा आता है जितने सब्जेक्ट में आपके अपीयर हुए हैं, उसके पहले 6% था नेट। जितने आपके लोग अपीयर हुए उसमें 6% जो ऊपरी है उनको क्या मिलता था, नेट। और 1% है वो क्या मिलता था, जेआरएफ। क्या मिलता था, जेआरएफ। लेकिन अभी इसमें थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया है, वो यूजीसी ने अभी बताया नहीं कि कितने % को क्या कुछ दे रहे हैं। शायद इसमें अभी 6% तो पीएचडी दे रहे हैं, 5% नेट दे रहे हैं, 0 पॉइंट समथिंग कुछ जेआरएफ दे रहे हैं। ठीक है ना। ये था भाई अपने पैटर्न। बाकी जो है सिलेबस, इसके लिए अपने अलग से डिस्कशन करेंगे। सिलेबस पहले पेपर में शॉर्ट नोट्स किस प्रकार बनाएं, कौन सी पीवाईक्यू बुक्स पढ़ें, ये सभी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर अलग अलग प्लेलिस्ट में आपको ये सीरीज वाइज मिल जाएगी। अगर आप नए जुड़ रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।